गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुमन तिवारी आप लोग का टाइगर यूट्यूब फैमिली में स्वागत करता हूं। तो चलिए, मीडिएवल हिस्ट्री में पढ़ा रहा था। उस मीडिएवल हिस्ट्री में आज का टॉपिक है इल्तुतमिश, जिनका नाम है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग क्या क्या डिस्कशन कर लिए थे। मीडिएवल हिस्ट्री में अरब आक्रमण, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई चौगान खेलते हुए, चौगान मतलब पोलो खेलते हुए 1210 ईस्वी में। ठीक है, उसके आगे हम लोग देखेंगे कि 1210 ईस्वी में जो ही उसकी मृत्यु होती है, कहाँ पे? लाहौर में। ये भी क्वेश्चन रहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पे है, कहाँ दफनाया गया? तो लाहौर में। राजधानी कहाँ रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक? तो लाहौर रखा था। ठीक है, तो जो ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है तो उसके पुत्र आराम शाह को गद्दी सौंप दी जाती है। जब भी कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि आराम शाह उनका पुत्र नहीं है, तो इस पे विवाद है, लेकिन माना तक उन्हीं का पुत्र है, तो आराम शाह को गद्दी सौंप दी जाती है। आराम शाह को जो है गद्दी सौंपा गया लाहौर में, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक के सामंत थे या अमीर थे, वो लोग उससे संतुष्ट नहीं थे, इसलिए कि वो मानते थे कि भारत जैसे बड़े साम्राज्य को संभालना आराम शाह के बस की बात नहीं है। तो दूसरा कौन आएगा? तो उसमें आपको याद होगा कि हम बताए थे कि इल्तुतमिश जो था, जो कि बदायूं का सूबेदार था, वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। ठीक है, तो दिल्ली के अमीर क्या किए? दिल्ली के जो अमीर थे वह इल्तुतमिश को बदायूं से आमंत्रित किए कि आप आके गद्दी संभालिए। और कहां पे? दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली में आप आके गद्दी संभालिए। अब देखिए, 1210 ईस्वी में अक्टूबर में मृत्यु होती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। आराम शाह अक्टूबर में गद्दी को प्राप्त कर लेता है, लेकिन इधर इल्तुतमिश को, जो कि बदायूं का सूबेदार रहता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है, उसको वहां के अमीरों और सामंतों ने बुलाया कि आप दिल्ली सल्तनत को संभालिए। तो इल्तुतमिश अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है उस समय। ठीक है, तो इसीलिए माना जाता है कि 1210 से लेकर उसका साम्राज्य स्टार्ट हो जाता है। कई जगह पर आपको 1211 ईस्वी मिलेगा, उसका मैं निराकरण कर देता हूँ। तो अक्टूबर 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश भी अपने आप को सुल्तान घोषित कर लिया। अब जब इल्तुतमिश सुल्तान घोषित कर लेगा तो आराम शाह तो ऐसे बैठेगा नहीं। अब दिल्ली कहाँ है, लाहौर कहाँ है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम छोटे से मैप में आपको दिखाएं तो यहाँ पे बदायूं में है, बदायूं का सूबेदार है, दिल्ली यहाँ पे है, लाहौर यहाँ पे होगा। ठीक है, दिल्ली यहाँ पे, लाहौर यहाँ पे। तो लाहौर में आराम शाह गद्दी पे बैठता है, लाहौर में आराम शाह गद्दी पे बैठता है। यहाँ बदायूं के सूबेदार जो है इल्तुतमिश, इनको दिल्ली के अमीर और कुछ सामंतों ने आमंत्रित कर दिया कि आप आके गद्दी संभालिए, इसलिए कि आराम शाह योग्य नहीं है सुल्तान बनने के। तो यहाँ से दिल्ली आके इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में ही अपने आप को दिसंबर 1210 ईस्वी में सुल्तान घोषित कर देता है। ठीक है, लेकिन आराम शाह इसको एक्सेप्ट नहीं करता है और आराम शाह नाराज होता है और आराम शाह यहाँ से आगे बढ़ता है इल्तुतमिश का सामना करने के लिए। तो दिल्ली और लाहौर के बीच में, दिल्ली और लाहौर के बीच में एक स्थान है, इसका नाम है जड़। क्या नाम है? जड़। जड़ नामक स्थान पर इल्तुतमिश और आराम शाह, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, उसके बीच युद्ध होता है। कब? जून 1211 ईस्वी में। तो जून 1211 ईस्वी में जड़ नामक स्थान पर, जो दिल्ली और लाहौर के बीच में है, जड़ नामक स्थान पर आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में आराम शाह पराजित होता है। आराम शाह को इल्तुतमिश के द्वारा बंदी बना लिया जाता है और बंदी बनाने के बाद उसकी हत्या करवा दी जाती है। तो ठीक है, तो जून 1211 ईस्वी में अपने आप को पूर्णतः सुल्तान घोषित करता है कौन? इल्तुतमिश। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि कई जगह पे लिखा रहता है कि 1211 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश का राज है, कई जगह पे लिखा रहता है कि 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। तो देखिए, 1210 दिसंबर में जब दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को बुलावा दिया, आमंत्रित किया कि आप आगे सुल्तान बने, तो दिसंबर 1210 ईस्वी में उसने अपने आप को सुल्तान घोषित कर लिया। लेकिन आराम शाह, जो कि लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, उसने, वह सुल्तान था, तो उसके और इसके बीच युद्ध हुआ, जो कि जून 1211 ईस्वी में होता है जड़ नामक स्थान पर। जब आराम शाह पराजित होता है तो पुनः अपने आप को पूर्णतः सुल्तान घोषित करता है कौन? इल्तुतमिश। इसीलिए कहीं कहीं 1211 तो कहीं कहीं 1210 दिया जाता है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। अब देखिए, उम्मीद है आप पिछला वीडियो देख चुके होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक वाला। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक नई नवेली भारत की जो साम्राज्य थी, जिसको 1206 ईस्वी में गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप के गया था, तुरंत 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक की। और यल्दोज और कुवाचा, जो कि
मोहम्मद गोरी के सामंत थे, मोहम्मद गोरी के सेनापति थे, उनके बीच साम्राज्य का बंटवारा किया गया था। तो कुवाचा को लाहौर, मुल्तान ये पाकिस्तान वाला पार्ट दिया गया था, जबकि गजनी का साम्राज्य जो था वो दिया गया था यल्दुज को, ठीक है। और भारत का जो नवसृजित क्षेत्र था वो दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक से कुवाचा और यल्दुज का संघर्ष प्रारंभ हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ सारी संबंध स्थापित करके यल्दुज और कुवाचा से तो अपनी समस्याओं का निराकरण कर लिया था। लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। 1210 ईस्वी में 2 वर्ष बाद ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है और उनके पुत्र की भी हत्या कर आराम से हत्या कर दी जाती है। उसके बाद इल्तुतमिश सुल्तान बन जाता है। तो इल्तुतमिश के पास समस्याओं की झड़ी लग जाती है। दोस्तों, अगर कहा जाए तो इल्तुतमिश को जो ताज पहनाया गया था वह नॉर्मल ताज नहीं था, सामान्य ताज नहीं था, वह एक कांटों भरा ताज था जो उसके सर पे रखा गया था और उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई, ठीक है। आप सोच सकते हैं कि यल्दुज और कुवाचा जो कि शादी संबंध स्थापित तो हुआ था और उस बेस पे वो शांत हुए थे, लेकिन क्या ये लोग मानेंगे कि इल्तुतमिश साम्राज्य स्थापित करे भारत में? नहीं मानेंगे। तो यल्दुज बार बार दावा कर रहा था, जो कि गजनी के क्षेत्र था, कि इल्तुतमिश हमारे अधीन कार्य करेंगे और इल्तुतमिश हमारे सेनापति रहेंगे, वहां कार्य करेंगे और हमको मतलब हमारे नाम से वहां पे शासन चलाएंगे, जबकि इल्तुतमिश ये एक्सेप्ट करेगा नहीं। कुवाचा बार बार कह रहा था कि चूंकि मुल्तान के क्षेत्र, लाहौर के क्षेत्र के समीप है भारतीय क्षेत्र जो भारत साम्राज्य है, तो इल्तुतमिश हमारे अधीन काम करेंगे। तो ये यल्दुज और कुवाचा की बहुत बड़ी समस्याएं थी। उसके बाद से यहाँ कुतुबी और मुइज्जी जो सामंत थे वो समस्या खड़ी कर रहे थे। देखिए यहाँ पे हमको समस्याओं को, जो मेन इंपॉर्टेंट समस्याएं हैं उसको मैं एक जगह पे लिखा हूं। तो इल्तुतमिश की समस्याएं क्या क्या थी? कुतुबी तथा मुइज्जी सामंत समस्या पैदा कर रहे थे। अभी इसको हम समझाएं क्या होता है, ठीक है। दूसरा, यल्दुज और कुवाचा की समस्या थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। चंगेज खां की समस्या आ गई। चंगेज खां जो कि मंगोल आक्रमणकारी है, उसकी समस्या। साम्राज्य विस्तार की भी समस्या थी। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक जब 1206 ईस्वी में साम्राज्य मिला तो 1210 तक साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाए थे। जो साम्राज्य मिला था उसी को मतलब सामान्यता चलाने की कोशिश कर रहे थे, तभी बीच में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो साम्राज्य विस्तार की भी समस्या थी। उसके बाद देखा जाए तो साम्राज्य जब विस्तार आप करेंगे तो आर्थिक व्यवस्था का भी निराकरण आपको करना होगा। इसलिए कि अगर आप 1 साल 2 साल शासन कर रहे हैं तो उस क्रम में आप कैसे भी जो मतलब पहले वाली प्रथा चल रही है, जिस तरीके से टैक्स लिया जा रहा है, जो भी प्रथा है साम्राज्य चलाने की, जो पेमेंट दिया जा रहा है, जो वेतन दिया जा रहा है, उस हिसाब से आप चला सकते हैं। लेकिन आपको साम्राज्य स्थापित करके बड़े लंबे समय तक साम्राज्य चलाना हो तो अपना आर्थिक व्यवस्था आपको सुदृढ़ करनी होगी, ठीक है। तो ये भी समस्या इल्तुतमिश के पास खड़ी हो गई थी। तो अब देखेंगे कि इन समस्याओं का निराकरण कैसे किया इल्तुतमिश और किस प्रकार से इन समस्याओं से वह निपट कर आगे आता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इल्तुतमिश के बारे में जान लेते हैं। इल्तुतमिश एक इल्बरी तुर्क था, कबीलाई इलाके का इल्बरी तुर्क था, जो कि आपको बता दें गजनी के ऊपर वाले क्षेत्र में कबीलाई इलाका था। आपको पिछला वीडियो आप देख लीजिए, उनके बारे में समझ में आ जाएगा। तो इल्बरी तुर्क था और ये बड़ी ही अच्छी पर्सनालिटी का था, बड़ी ही सुंदर था, बड़ी ही योग्य था। इसलिए इसके जो भाई बहन थे वो इससे जलते थे। तो इसके पिताजी क्या किए, किसी को बेच दिए और दास के रूप में, और जिसको ये बेचे थे वो प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षित करने के बाद यह कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच दिया गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के सेना में शामिल हुआ और अपने योग्यता के बल पे यह जल्द ही ये सेना में बड़े बड़े पद को प्राप्त करता चला गया। दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध जब हो रहा था उसमें इल्तुतमिश ने बड़ी योग्यता के साथ अपनी योग्यता प्रदर्शित की थी और उस योग्यता को देखकर मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक से कहकर इल्तुतमिश को दासता से मुक्त करवा दिया था, ठीक है। तो इल्तुतमिश इस समय दास नहीं था। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में इल्तुतमिश की योग्यता को देखते हुए मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा कि इसको दासता से मुक्त कर दो। तो दासता से मुक्त कर दिया गया था और बहुत ही योग्य था। अपनी योग्यता के कारण ही कुतुबुद्दीन ऐबक को जब भारत का साम्राज्य मिला तो इसको भय था कि कहीं कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश हमारा प्रतिद्वंदी न बन जाए, इसलिए शादी संबंधी इससे भी स्थापित किया और अपनी बेटी का शादी उसके साथ कर दिया था। तो ये था इल्तुतमिश के बारे में। अब ये क्वेश्चन होता है, क्या ये सही शुरू था, ठीक है, या असही शुरू था? तो इसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़वाया है, ठीक है। हिंदुओं के लिए ये भी थोड़ा इसकी विचारधारा अच्छी नहीं थी, तो ये भी असही शुरू था। मंदिरों को इसने बहुत सारा तोड़वाया है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं समस्या इसकी। कुतुबी तथा मुइज्जी सामंत की समस्या क्या है? तो कुतुबी और मुइज्जी कौन है ये पहले देख लेते हैं। कुतुबी वो लोग थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक के सामंत थे,
तो कुतुबुद्दीन ऐबक के सामंत को कुतुबी कहा जाता था और मोहम्मद गोरी के सामंतों को मुइजी कहा जाता था। अब ये सामंत क्या होते हैं, सामंतों की अगर तुलना की जाए तो मैं आपको इस समय के दौर से अगर एग्जाम्पल देकर समझा दूं तो जो राजा थे, सुल्तान थे उस समय, वो आज के प्रधानमंत्री के इक्वल है। ठीक है, प्रधानमंत्री के इक्वल है सुल्तान। उसके बाद जितने हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिनके बल पे ये देश चल रहा है वो लोग सामंत मान लीजिए। मतलब ये कि सुल्तान तो आएंगे जाएंगे लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्हीं के बल पे ये देश चलता रहेगा। मतलब सामंत अपने योग्यता के बल पे उस समय के क्षेत्र को, साम्राज्य को चला रहे थे। ठीक है, तो अगर कहा जाए तो आज के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके पास ये हमारा संविधान बन गया है कि वो लोग प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे बिना इलेक्शन लड़े, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। तो होता ये था कि जो सामंत ज्यादा शक्तिशाली होता था वो राजा कौन बनेगा, सुल्तान कौन बनेगा, इसमें या तो डिसीजन लेता था या तो डिसाइड करता था या खुद बन जाता था। ठीक है, तो ये सामंत कुतुबुद्दीन ऐबक के समय के सामंत एडमिनिस्ट्रेटर जो थे वो और मोहम्मद गोरी के समय के सामंत अर्थात मुइजी जो थे सामंत, वो ये दोनों लोग समस्या उत्पन्न करने लगे। क्या बोल रहे थे, ये कह रहे थे कि यह दासों का दास है, इसे हम सुल्तान एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देख लीजिएगा दासों का दास, दासों का दास किससे कहा गया है, तो दासों का दास कहा गया है इल्तुतमिश को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दासों का दास कौन है, तो दासों का दास है इल्तुतमिश। ये कौन कहा था दासों का दास, कुतुबी तथा मुइजी। अब देखिए दासों का दास क्यों कहा था, मोहम्मद गोरी का दास कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास कौन था, इल्तुतमिश। तो दासों का दास मतलब मोहम्मद गोरी का दास कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का दास इल्तुतमिश, इसलिए इसको दासों का दास कहा गया। तो कुतुबी अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक के सामंत और मुइजी अर्थात मोहम्मद गोरी के सामंतों ने ये कहा कि इसको हम सुल्तान एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि यह दासों का दास है। अब आपको हम एग्जाम्पल तो समझा चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटर जो थे, प्रशासनिक विभाग में जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्हीं को सामंत कहा जाता था। तो क्या बिना सामंतों के आप देश को चला लेंगे, नहीं चला पाएंगे, और अगर सामंत विरोध में हो गए तो बड़ी ही मुश्किल पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समस्या इनके पास खड़ी हो गई। तो इसका निराकरण हम लोग डायरेक्ट देखते चलते हैं, निराकरण इसने कैसे किया। देखिए, निराकरण करने के लिए ये बोला जितने सामंत थे उसमें से जो इसके पक्ष में सामंत थे और जो बहुत ही योग्यता रखते थे और इसके फेवर में थे, उन सामंतों का इसने चयन किया। मान लीजिए कि 100 सामंतों के ऊपर साम्राज्य चल रहा हो उस समय, तो ये बोला कि अब 100 सामंत के ऊपर साम्राज्य नहीं चलेगा। देखिए, एक डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए कि एक डीएम काम कर रहा है तो इसमें 545 डीएम होगा मान लीजिए। ठीक है, तो 545 डीएम अगर ये कहा कि 2 डिस्ट्रिक्ट को एक डीएम चलाएंगे तब भी डीएम चला सकते हैं। ठीक है, अगर ये कहे कि नहीं अब डीएम 2 सही रहेंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, मतलब 2-2 डिस्ट्रिक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाए तब भी हम चला लेंगे। तो उस समय ऐसा ही हुआ, मान लीजिए 100 या 150 सामंत रहे होंगे जो लोग विरोध कर रहे होंगे, तो इसने कहा इल्तुतमिश ने कि अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, मात्र 40 सामंतों को इसने सिलेक्ट कर लिया, वो भी कौन सा सामंत जो इसके फेवर में थे, और उन सामंतों को ये एक ग्रुप बना दिया, जैसे मंत्रालय बना दिया जाए, और उसके बाद उन्हीं 40 तुर्क सामंतों के द्वारा यह अपना प्रशासनिक कार्य करना प्रारंभ कर दिया, बाकी लोगों को छोड़ दिया, मतलब सामंतों का पावर ही समाप्त कर दिया। तो इसका अगर देखा जाए हम लोग कि इसका निराकरण क्या हुआ, तो इसका निराकरण हुआ तुर्कान ए चहलगानी। इसका निराकरण क्या हुआ, तुर्कान ए चहलगानी, अर्थात 40 तुर्क दासों का एक समूह जिसे तुर्क मतलब सामंतों का समूह जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहा गया। और यही तुर्कान ए चहलगानी पूरे साम्राज्य में इल्तुतमिश के लिए डिसीजन लेती थी, इल्तुतमिश के लिए कार्य करती थी, बाकी सामंतों को हटा दिया गया। ठीक है, तो इनसे तो ये अगर इन्हीं को रखा होता कि जो कुतुबी और मुइजी हैं तो ये लोग उसको सुल्तान मानते ही नहीं, तो देश में पूरा विद्रोह होता और साम्राज्य नहीं चल पाता। तो इसका निराकरण इसने कर दिया, 40 तुर्कदासों का एक समूह बनाया और उस समूह में तुर्कान ए चहलगानी रखा उसका नाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं यल्दोज और कुवाचा की समस्या। तो ये समस्या क्या थी, यल्दोज और कुवाचा की समस्या। तो आपको बता चुके हैं यल्दोज जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ सेनापति था मोहम्मद गोरी का, जिसको गजनी का साम्राज्य दिया गया था। यहाँ पे देख लेते हैं, इसी बात में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र हो गया पाकिस्तान वाला। ठीक है, जो कि यहाँ लाहौर है, मुल्तान है, ये वाला क्षेत्र दिया है कुवाचा को, कुवाचा। उसके ऊपर वाला क्षेत्र दिया गया था किसको, यल्दोज को। ठीक है, यल्दोज को।
तो यल्दोज और कुवाचा ये बोल रहे थे ना दिल्ली पे हमारा अधिकार होगा। यल्दोज बोल रहे थे हमारे अधीन आएगा इल्तुतमिश, और कुवाचा बोल रहे थे हमारे अधीन आएगा। तो इन लोगों की समस्या का निराकरण वो कैसे किया? तो देखिए 1215 ईस्वी में यल्दोज बार बार दावा पेश कर रहे थे। तो 1215 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध होता है। दोस्तों याद रखिएगा, तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था पूछा जाता है। तो 1215 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजित होते हैं और मोहम्मद गोरी पराजित होता है। तराइन का द्वितीय युद्ध कब होता है? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पृथ्वीराज चौहान उसमें पराजित होते हैं और मोहम्मद गोरी विजित होता है। तराइन का तृतीय युद्ध कब होता है? तो 1215 ईस्वी में। किसके बीच? तो इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच। यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच 1215 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध होता है, जिसमें यल्दोज को पराजित कर देता है इल्तुतमिश और यल्दोज की समस्या समाप्त कर देता है। ठीक है, तो ये था यल्दोज की समस्या। अब कुवाचा की समस्या क्या थी? तो कुवाचा से ये बार बार कुवाचा जब दावा पेश कर रहे थे तो 1217 ईस्वी में कुवाचा पे भी चढ़ाई कर देता है और कुवाचा को युद्ध में पराजित करके लाहौर को छीन लेता है। तो ये ध्यान रखिएगा 1217 ईस्वी में लाहौर को छीन लेता है। कई लोग कहते हैं, देखिए आगे बताएंगे हम कि 1228 ईस्वी में भी युद्ध होता है किससे? कुवाचा से और इल्तुतमिश से। ठीक है, जिस युद्ध में कुवाचा मारा जाता है अर्थात सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर लेता है, मर जाता है। ठीक है, तो ये भी है, लेकिन दो युद्ध हुआ था, केवल इसका वर्णन किया जाता है। 1217 ईस्वी में हुआ था, इसमें इल्तुतमिश ने कुवाचा से लाहौर को छीन लिया था, लाहौर को छीन के भारत में मिला लिया था। ठीक है, तो लाहौर को छीन के भारत में मिला लिया। उसके बाद से 1228 ईस्वी में कुवाचा को पुनः चढ़ाई करता है और कुवाचा से मुल्तान भी छीनने के लिए आगे बढ़ता है और मुल्तान को छीनने के क्रम में वह सिंधु नदी में डूबकर कुवाचा आत्महत्या कर लेता है, अपनी जान दे देता है। इस तरीके से कुवाचा और यल्दोज दोनों की समस्या का निराकरण इल्तुतमिश कर लेता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, मिटा देते हैं। तो दो समस्या का समाधान तो हम लोग देख लिए। तीसरी समस्या देखते हैं, चंगेज खां। ये चंगेज खां कौन है? देखिए ये मंगोल आक्रमणकारी है चंगेज खां। ये पूरा पढ़िए, मंगोलों से मतलब हमेशा हर जो भी सुल्तान बनेगा मंगोलों से संघर्ष चलता रहेगा। फाइनली मैं मंगोल पे एक वीडियो बनाऊंगा जो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, लेकिन साथ में देखते रहिए इसको। तो चंगेज खां मंगोलिया का था। ठीक है, मैं तो है नहीं, चाइना के नीचे है, चाइना का बगल में पड़ोसी है मंगोलिया। तो मंगोलिया में चंगेज खां था जो कि बहुत ही खूंखार था। खूंखार का मतलब यह है जब ये किसी से युद्ध करता था तो पराजित करके, अगर सुल्तान को पराजित कर तो केवल छोड़ नहीं देता था, साम्राज्य ही नहीं लूटता था, बल्कि पूरे साम्राज्य में गांव-गांव में तहस-नहस मचाता था। मतलब स्त्री बच्चे बूढ़े सबकी हत्या कर देता था। कहा था कि जिस तरफ से चंगेज खां गुजर जाता था पराजित करके, वहां पे 10 साल तक कोई फसल नहीं होती थी, अर्थात जितनी फसल लगी होती थी खेतों में आग लगा देता था, जला के तबाह कर देता था। तो जिधर से ये गुजर गया उधर कम से कम 100 साल 100 पीढ़ी पीछे चली जाती थी। इतना ये मतलब पुकार था। ये अपने आप को रक्त पिपासु कहता था। क्या कहता था? रक्त पिपासु। रक्त पिपासु मतलब रक्त का प्यासा, रक्त पीने वाला। ठीक है, चंगेज खां। तो अब ये समस्या कैसे पैदा कर दिया? देखिए चंगेज खां जब चाइना को लूटते हुए मंगोल से आगे बढ़ा तो चला गया ख्वारिज़्म साम्राज्य। ख्वारिज़्म साम्राज्य आप जाके देखिएगा, जो हमारा फर्स्ट या सेकंड वीडियो है मध्यकालीन भारत का, उसमें हम ख्वारिज़्म साम्राज्य के बारे में बताया है। तो वहां पे जो राजकुमार थे उनका नाम था मंगबरने, राजकुमार मंगबरने। ख्वारिज़्म साम्राज्य जो गजनी के ऊपर आता है। ठीक है, गजनी भी उसी का अधीन आता था ख्वारिज़्म साम्राज्य के अंदर। तो यहाँ पे दो फैक्ट इतिहासकार देते हैं। एक फैक्ट ये है कि चंगेज खां अपना राजदूत भेजा था, शांति दूत कहिए, राजदूत क्या, शांति दूत भेजा था मंगबरने के पास कि हम दोनों मिलकर आगे आक्रमण करेंगे और अपना अभियान चलाएंगे। जिसमें कहा था कि मंगबरने उस शांति दूत की हत्या करवा देता है और हत्या करवा के उसका सर चंगेज खां के पास भेज देता है। दूसरा फैक्ट ये कहता है कि चंगेज खां की पुत्री का संबंध था मंगबरने के से, इसीलिए चंगेज खां आक्रमण किया था ख्वारिज़्म साम्राज्य पे। खैर जो भी हो, आगे देखते हैं हम लोग। तो चंगेज खां आगे बढ़ता रहता है और ख्वारिज़्म साम्राज्य को तहस नहस कर देता है। मंगबरने किसी तरीके से अपना जान बचाकर भागते हैं
और भागते भागते ये सिंधु नदी को पार करके, एक मिनट, ठीक है, तो भागते भागते ये सिंधु नदी को पार करके और भारत में प्रवेश कर जाते हैं। कौन? मंगबरनी, राजकुमार मंगबरनी। और जब भारत में प्रवेश करते हैं तो उस समय, कब ये प्रवेश करते हैं? 1221 ईस्वी। ये सब ईस्वी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, 1221 ईस्वी में जब ये भारत में प्रवेश करते हैं उस समय यहाँ पे शासन है इल्तुतमिश का। तो इल्तुतमिश बड़ी ही कूटनीतिक तरीके से मंगबरनी को या तो एक्सेप्ट करता है या तो इनकार करता है। अब यहाँ पे चंगेज खान चलाया सिंधु नदी के किनारे, रावी नदी के तट पर रुक गया और वहां से ये अपना एक दूत भेजा इल्तुतमिश के पास और बोला कि अपने साम्राज्य की सुरक्षा चाहते हो तो मंगबरनी को शरण मत देना। और ये जो दूत आया था उसका पैगाम पढ़कर इल्तुतमिश ने मंगबरनी को बड़ी ही विनम्रता के तहत इनकार कर दिया और बोला कि मैं इस समय आपको शरण देने के लिए तैयार नहीं हूं, ठीक है, इसलिए कि हमारा साम्राज्य अभी अपने साम्राज्य की सुरक्षा करना मेरा उत्तरदायित्व है और इसलिए मैं आपको शरण नहीं दे पाऊंगा। अब मंगबरनी वहां से चलेगा कुवाचा के पास। 1221 ईस्वी, देखिए 1217 में लाहौर को छीन लिया था कुवाचा से इल्तुतमिश ने। 1221 ईस्वी में मंगबरनी आए, चले कुवाचा के पास। अब जो ही कुवाचा के पास गए तो चंगेज खान हमला कर दिया कुवाचा के ऊपर और कुवाचा को पराजित कर दिया और साम्राज्य को तहस-नहस कर दिया। यही कारण है कि कुवाचा को 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश हमला करके और इतनी बुरी तरीके से पराजित किया कि वो सिंधु नदी में डूबने के लिए बाध्य हो गया और उसने अपनी जान गंवा दी, ठीक है। तो ये हुआ मंगबरनी जो आ गए। तो चंगेज खान वहां से वापस चला गया और दोस्तों कहा जाता है कि इतिहास शायद अलग होता अगर इल्तुतमिश अपनी कूटनीतिक बुद्धिमत्ता के तहत चंगेज खान को वापस नहीं कर देता। इसलिए कि चंगेज खान अगर भारत की तरफ से होकर गुजरा होता तो शायद इतिहास अलग होता हमारा, ठीक है। तो बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ इल्तुतमिश ने चंगेज खान के आक्रमण से भारत को बचा लिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट समस्या क्या थी, साम्राज्य विस्तार का। तो देखिए दोस्तों, जो ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है 1210 ईस्वी में, तो जितने भारत के क्षत्रिय राजा थे, चाहे प्रतिहार हो, चाहे चंदेल हो, चाहे गुर्जर हो, ये लोग क्या किए, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए। बंगाल के शासक भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए। मतलब ये लोग कहते थे कि आप कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया, अब हम लोग आजाद हो गए। तो साम्राज्य विस्तार की समस्या इसके पास खड़ी हो गई थी और उसको कहा जाता है कि स्थापना दिल्ली सल्तनत की किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, साम्राज्य को विस्तार किया था इल्तुतमिश और साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण किया था बलबन ने। तो तीन फेज आता है किसी साम्राज्य में, एक तो स्थापना करना, एक होता है साम्राज्य को विस्तार करना और एक होता है सुदृढ़ीकरण करके चरम पे लेके जाना। तो ये तीन काम हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना किया था, इल्तुतमिश ने साम्राज्य का विस्तार किया था और बलबन ने सुदृढ़ीकरण करके अपने साम्राज्य को चरम सीमा पे लेके गया था, ठीक है। तो साम्राज्य विस्तार करने की इसके पास समस्या आ गई थी। तो इस साम्राज्य विस्तार को करने के लिए इसने प्रतिहारों से युद्ध किया, चंदेल शासकों से युद्ध किया और ये युद्ध जो था वो 1235 तक चलता रहा। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में युद्ध करके ये मतलब जीत गई। स्टार्टिंग में ये अल्दोज कुवाचा की समस्या को समाप्त करते रहे, बाद में 1225-26 में जाके चंदेल और प्रतिहारों को पराजित किए और इसके बाद से 1225 ईस्वी में बंगाल के जो शासक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करने के बाद अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। कहा था कि उसने अलाउद्दीन की उपाधि भी धारण कर ली। तब इल्तुतमिश सेना लेके गया और जो ही सेना लेके पहुंचा, बंगाल के नवाब ने कहा कि नहीं, हम तो आपके अधीन हैं, हमसे गलती हो गई। इल्तुतमिश ने माफ करके जो ही दिल्ली रिटर्न आता है, फिर से 1226 ईस्वी में यह विद्रोह कर देता है। 1226 ईस्वी में विद्रोह कर देता है। इस बार इल्तुतमिश अपने बड़े पुत्र नसीरुद्दीन महमूद को, ये नाम याद रखिएगा, नसीरुद्दीन महमूद जो कि इल्तुतमिश का बड़ा बेटा था, उसको भेजता है। 1226 ईस्वी में वहां का नवाब को पराजित करके नसीरुद्दीन महमूद बंगाल का स्वयं मतलब गवर्नर या सामंत सूबेदार बन जाता है, ठीक है। लेकिन 1229 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1229 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद जो कि बड़ा बेटा था और बहुत ही योग्य था इल्तुतमिश का, इसकी मृत्यु होती है। यही कारण है कि इसके पास समस्या खड़ी हुई थी इल्तुतमिश के पास कि हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा और इसीलिए इसने अपने पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके माना था, ठीक है। तो चलिए, तो साम्राज्य विस्तार ये किया। नेक्स्ट समस्या देखते हैं, आर्थिक व्यवस्था। जब साम्राज्य विस्तार आप करेंगे तो आपके पास सैनिकों की आवश्यकता होगी।
जब सैनिकों की आवश्यकता होगी उसको वेतन देने की बात आएगी, और जब वेतन देने की बात आएगी तो वेतन के लिए आप कर अदायगी करेंगे, कर लेंगे जनता से, तो कर किस रूप में लेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, वो आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। तो इसमें उसके लिए क्या 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 इसको देखते हैं, इसको निकाला क्या है। तो यह क्या किया, एकता प्रणाली की शुरुआत की। एकता प्रणाली, दोस्तों एकता प्रणाली इतना महत्वपूर्ण है कि जब आप मेंस लिखेंगे पीसीएस का तो उसमें सीधा सीधा पूछता है एकता प्रणाली व्यवस्था क्या होती है। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझाए थे यहाँ पे एकता प्रणाली क्या थी। एकता प्रणाली का मतलब जो इल्तुतमिश प्रारंभ किया था उसका मतलब ये था कि वेतन के बदले जमीन देना या जागीर देना। जागीर का मतलब क्या होगा, जैसे आप जमींदारी व्यवस्था देखें, जमींदारी व्यवस्था में होता क्या था कि 2 गांव 3 गांव 4 गांव अंग्रेज क्या करते थे, जमींदारों को दे देते थे, और जमींदार उनसे किसानों से टैक्स लेके और अंग्रेजों को देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे एकता प्रणाली का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सामंत है, सामंत का मतलब प्रशासनिक अधिकारी आपको तुलना किए थे, तो सामंत को वेतन तो देना पड़ेगा, और वेतन देने के लिए खजाने में पैसा नहीं रहे तो कहां से देंगे। तो ये बोला कि आप सामंत हैं, आपका वेतन मान लीजिए कि देना है 1 लाख रुपया, तो ये निर्धारित करवाया कि 1 लाख रुपया का जो टैक्स है वो कितने क्षेत्र में आ जाएगा, तो मान लीजिए 5 गांव से आ जाएगा। तो ये बोला कि उस सामंत को 5 गांव हम दे दिए, और जो 5 गांव दिएगा उसे कहा गया एक एकता। तो एकतादार कहलाया वो, समझ आ रहा है। एकतादार कौन थे, जो एकता के मालिक थे, और एकता का मालिक कौन कौन होते थे, जैसे सैनिक हुए, सैनिक अधिकारी हुए, प्रशासनिक अधिकारी हुए, सामंत हुए, ये लोग एकतादार बने। एकता प्रणाली का मतलब होगा कि वेतन के बदले जागीर देना, जमीन देना, बड़े बड़े गांव दान में देना, दान में नहीं मतलब उनके बदले में देना। अब होता क्या था, उस गांव से आप टैक्स वसूलिए, मान लीजिए कि आपका पेमेंट होता है 1 लाख रुपया, तो उस गांव से 1 लाख रुपया वसूलिए और 1 लाख अपना पेमेंट लीजिए और हमारे यहाँ काम करते रहिए। लेकिन जिस दिन जो इल्तुतमिश का शासन काल था, इल्तुतमिश का जो शासन काल था उसमें जो एकता प्रणाली थी, उसमें आप अगर अपने पद से हट जाते हैं तो वो जो क्षेत्र आपको दिया गया वो क्या ले जाएगा, वापस ले लिया जाएगा, उसके जगह पे जो लोग आएंगे नए उनको फिर से दे दिया जाएगा। ठीक है, तो साम्राज्य में आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इसने एकता प्रणाली प्रारंभ कर दी। अब एकता प्रणाली मतलब पेमेंट का तो काम खत्म, लेकिन बाकी क्या हो जाए, तो बाकी यह पहला दिल्ली का सुल्तान था जिसने दिल्ली में टकसाल की स्थापना की। टकसाल, अब ये टकसाल क्या होता है, टकसाल मतलब जहां पे पैसों की मतलब रुपयों की छपाई होती है। ठीक है, टकसाल की, तो दिल्ली के टकसाल में यह टंका, ठीक है, टंका जो किसका बना होता है, चांदी का टंका, और एक होता था जो कि कॉपर का बनता था, तांबा का जीतल, जीतल। तो टंका और जीतल 2 प्रकार की अपनी मुद्राएं या छपवाएं। तो मुद्रा का प्रचलन करने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन है, तो इल्तुतमिश है, जिसने 2 प्रकार की टंका और जीतल। और आप देखें कि जितना दिल्ली सल्तनत चलता गया, चाहे तुगलक वंश है, खिलजी वंश है, सब लोग में टंका और जीतल ही चलता रहा। तो इसकी भी स्थापना का श्रेय किसको आता है, इल्तुतमिश को। ये टंका जो होता था वो चांदी का होता था, और ये जीतल जो होता था तांबा का होता था, और ये चांदी का कितना 175 ग्रेन का होता था, ग्रेन। ठीक है, इसकी वैल्यू होती थी। अब इसी टंके में पेमेंट दिए जाने लगा। जब आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी आगे आएगा और इक्तदारी में छोड़ के पेमेंट देना स्टार्ट करेगा सैनिकों को, तो उसमें ये टंका मतलब 78 टंका, 125 टंका, 278 टंका, जितना टंका देना हो, तो टंका मतलब मुद्रा हो गया। तो मुद्रा का स्टार्टिंग कौन किया था, इल्तुतमिश ने। ठीक है, और अपने मुद्रा पर ये अपने आप को खलीफा का सहायक से मतलब खलीफा का सहायक के रूप में अपने ये सिक्के पे अपना नाम अंकित करवाता था। ठीक है, तो सिक्के पे खलीफा का नाम भी अंकित करवाने वाला पहला सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश भारत का प्रथम ऐसा शासक था जिसको सुल्तान की उपाधि प्राप्त हुई थी, और वो भी सुल्तान की उपाधि इसको कौन दिया था, तो खलीफा के द्वारा मान्यता प्राप्त सुल्तान भारत का पहला इल्तुतमिश है। ठीक है, अगर विश्व का प्रथम पूछा है तो कौन है, आपको बता चुका है, महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी। तो इल्तुतमिश भारत का प्रथम मान्यता प्राप्त सुल्तान था जिसको खलीफा ने
सुल्तान घोषित किया था और इसको उपाधि दी थी सुल्तान ए आजम। सुल्तान ए आजम, सुल्तान ए आजम का मतलब सुल्तानों में राजकुमार, सुल्तान ए आजम। ठीक है, तो ये सब इसने अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए टंका, चांदी, जीतल ये सब कर रहा था। ठीक है, कहा था कि आर्थिक व्यवस्था को अगर देखा जाए तो सबसे पहला दिल्ली का सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था, जिसने गंगा और यमुना के दोआबों के आर्थिक महत्व को समझा। अर्थात उसने पहचाना कि गंगा और जो यमुना है उसका जो दोआब है, दोआब का मतलब दो आब मतलब पानी होता है, नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसका जहां तक पानी की पहुंच हो, जहां तक पानी को लेके चलती है उसे दोआब कहते हैं। ठीक है, ऐसा ये वाला क्षेत्र। तो दोआब के आर्थिक महत्व को समझा, वहां पे कृषि जो होती थी बहुत ही उन्नत होती थी, तो वहां पे टैक्स कैसे लगाना है, कैसे बढ़ाना है, ये पहला था इल्तुतमिश जिसने गंगा और दोआब के क्षेत्र को समझा था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितनी समस्याएं थी उसका निराकरण हम आपको समझा दिए। कुछ इसके बारे में जो मतलब कुछ फैक्ट है उसको बता देते हैं। तो इक्तादारी प्रणाली हो गई, टंका जीतल हो गया, उसके बाद कहा जाता है कि यह गुंबद निर्माण का पिता इसको कहा जाता है। अगर पूछा जाए गुंबद निर्माण का पिता भारत में जिसको कहता है तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। और ये भी आपको पता है कि दिल्ली में इसने अपना जीते जी मकबरा बनवाया था। मकबरा अर्थात जिसमें दफनाया जाता है, तो जीते जी पहला मकबरा, दिल्ली में पहला मकबरा निर्माण करने वाला सुल्तान है वो इल्तुतमिश है। इसका मकबरा दिल्ली में ही है। इसने कुतुब मीनार की जो न्यू कुतुबुद्दीन ऐबक रखी थी उसको पूर्ण करवाया था। ठीक है, तो ये सब कुछ है जो इसके बारे में है। और ये पूछा था कि इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो मृत्यु हुई थी 30 अप्रैल 1236 ईस्वी। जून 1211 ईस्वी में यह सुल्तान बनता है और 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को इसकी मृत्यु होती है। कहाँ पे होती है? तो दिल्ली में होती है। दिल्ली में होती है। यह अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली ट्रांसफर किया था। क्यों किया था? इसलिए स्थानांतरित किया था कि लाहौर में जो राजधानी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, और चूंकि वहां के लोग उससे इमोशनली जुड़े हुए थे तो उसके पुत्र की हत्या हुई है, तो कहीं ना कहीं लोग विद्रोह कर दे, इसके लिए वह दिल्ली अपने साम्राज्य का राजधानी स्थानांतरित किया था। तो ये था, इसके बारे में कहा था कि यह उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर पाया। यह जब बामियान पे आक्रमण कर रहा था, लास्ट जो था बामियान का अभियान किया था। ये पूछा था लास्ट अभियान किसका था, कहाँ पे किया था, तो बामियान पे किया था। बामियान पे जो आक्रमण का अभियान कर रहा था उसमें इसका तबियत खराब हुआ और 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई। अर्थात यह पूर्ण रूप से बोल नहीं पाया कौन इसके उत्तराधिकारी होंगे, लेकिन कहा था कि चित्तौड़ को जब ये 1229 ईस्वी में जीता था, तो चित्तौड़ को जीतने के बाद यह अपने सिक्कों पे ढलवाया था, तो अपने साथ रजिया सुल्तान तो बाद में लगा, अपनी पुत्री रजिया का नाम अंकित करवाया था। इसलिए कहा गया कि यह उत्तराधिकारी के रूप में अपनी पुत्री को सौंप रहा। लेकिन उसमें बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई। रजिया सुल्तान इसके बाद से 1236 ईस्वी में सुल्तान बनेंगी और 1240 तक रहेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में रजिया सुल्तान का लेक्चर आएगा आपके लिए, तब तक आप इसको पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।